हुमायूँ के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हुमायूँ के बारे में देखते हैं कि हुमायूँ ये 1500 इनका जो काल रहा था 1530 से लेकर 1540 फिर इसके बीच में क्या हुआ, शेरशाह सूरी आ गए थे। फिर उसके बाद में ये 1555 में आती है, 1556 तक रहते हैं और 56 में इनकी मौत हो जाती है। तो बाबर की मृत्यु के पश्चात नासिरुद्दीन हुमायूँ मुगल वंश का शासक बना था। बाबर ने हुमायूँ को अपने छोटे भाई के साथ उदारता व प्रेम का बर्ताव करने का निर्देश दिया था। उसने कहा था कि जो भी भाई हैं उनको जो जो भी ज़मीन जायदाद उनको बराबर हिस्सों में ही बांटना। और अपने पिता के निर्देशानुसार हुमायूँ ने अपने राज का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। उसने कामरान को काबुल और कंधा दिया, और जो अस्करी था उसको संभल दिया, हिंदाल को अलवद दिया, व मेवाड़ दिया जो हिंदाल था उनको। और अब विवेकपूर्ण ढंग से किया गया था। मतलब ये बंटवारा भी क्या है, अपूर्ण ढंग से। जैसे कोई घर का आदमी होता है बड़ा बूढ़ा, तो क्या है कभी का बंटवारा करता था तो छोटे भाई को कम या ज़्यादा या फिर गलत तरीके से बंटवारा हो जाता है, कोई घर कम दे दिया, तो इस प्रकार इसका ये भी हुआ, लेकिन गलत तरीके से हुआ। तो ये क्या है, जो जो विभाजन किया जो कालांतर में हुमायूं के लिए क्या हुआ, घातक सिद्ध हुआ। कैसे, आगे देखते हैं। हुमायूं के समकालीन जो गुजरात के शासक बहादुर शाह थे, दक्षिण बिहार में बहार खां लोहानी। देखो, हुमायूं के समकालीन गुजरात में कौन था, बहादुर शाह था। और दक्षिण बिहार में बहार खां लोहानी था। बाद में शेरशाह सूरी भी आ गया था। और फिर महमूद लोदी के, और जो महमूद लोदी थे उसके भी कुछ प्रमुख विरोधी थे, वो भी शासक रहे थे। उसने 1532 में कौन सा युद्ध हुआ, दोहरिया का युद्ध हुआ, तो महमूद लोदी को पराजित किया गया था। 1532 में उसने चुनार पर आक्रमण किया, जहां शेर खां का शासन था, परंतु दोनों के मध्य समझौता हो गया था, तो फिर इसमें कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में देखते हैं 1533 में क्या हुआ, दिल्ली ने दीनपना नामक नगर की स्थापना की। यही दीनपना था जिससे हुमायूं गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। 1535 में हुमायूं ने संघर्ष गुजरात के शासक बहादुर शाह से हुआ था, जिसने रूमी खां के नेतृत्व में एक बड़ा तोपखाना विकसित कर लिया था। सानपुर के युद्ध में बहादुर शाह को पराजित किया। वह मांडू, चंपानेर, गुजरात व मालवा हुमायूं के हाथ में आ गए, परंतु इन विजयों के साथ तो वो स्थायी नहीं रख सका। क्या हुआ कि ये हाथों गए हुआ हुमायूं क्या थी, अगर कोई भी विजय कर लेता था उन किसी भी चीज़ पे, मतलब कोई भी राज्य जीत लिया था, तो उसको क्या नाम, वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए अपनी जो शक्ति वगैरह थी या फिर उसका प्रशासन था उसको लागू नहीं कर पाता था, जब तक अपने राजपाट में लौट जाता था। मतलब को अधिकतर उसे आराम करने की ज़्यादा इच्छा होती थी युद्ध करने के बाद में। फिर 1539 में क्या होता है कि शेर खान ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा ली, और 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खान के मध्य चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। इसी समय जब हुमायूं कर्मनाशा नदी में डूब रहा था, देखो 39 में युद्ध हुआ किसके साथ में, हुमायूं के साथ और शेरशाह के साथ। तो क्या हुआ, वो बगल में एक जो उस युद्ध को क्या बोलते हैं, चौसा का युद्ध बोलते हैं। पूछा जाता है कि 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था, नाम पूछा जाता है। और यही पूछा जाता है कि जो इसको किसने बचाया था, भिश्ती ने बचाया था। तो क्या है, हुमायूं बचाया क्या था, ये बगल में ही हुमायूं कर्मनाशा नदी थी, उसमें कूद गया था। तो फिर तभी वहाँ पे भिश्ती था, वो कूद गया, उसने जिसको आगे बचाया, हुमायूं को बचाया। लेकिन क्या हुआ, जैसे हुमायूं नदी में बह रहा, बचाया उसको, तो क्या निजाम को ना उसने, हुमायूं ने एक दिन के लिए शासक बना दिया। जैसे इसने शासक बनाया तो क्या चमड़े के सिक्के जारी किए। तो ये पूछा जाता है कि चमड़े के सिक्के किसने जारी किए थे, तो भिश्ती निजाम था, उसने जारी किए थे। इस युद्ध के बाद शेर खां को शेरशाह की उपाधि दी गई। 1539 में युद्ध हुआ, 64 के बाद में। 1540 में हुमायूं और शेर शाह के मध्य पुनः संघर्ष हुआ। संघर्ष में कौन सा युद्ध हुआ था, उस युद्ध को बनते हैं बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध। ये दिखा है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध नाम से जाना जाता है, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ, और युद्ध के बाद शेर शाह ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो इससे क्या हुआ, उसके अधिकार से आगरा और दिल्ली निकल गया, और उसका निर्वासित जीवन बीतने लगा। अब देखो एक आगे पढ़ते हैं। तो अब जैसे मैंने पढ़ा था 1540 से लेकर के 1545 के बीच में उसका शासन नहीं था हुमायूं का, और 2 बार शासन किया, तो अब दूसरी बार का स्टार्ट हो रहा है। आगे देखते हैं। शेरशाह से परास्त होने के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने लगभग 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन निर्वासित किया। पूछा जाता है कि युद्ध के बाद कहाँ चला गया था, भैया वो चला गया था सिंध। इसी समय में हुमायूं ने हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु थे, मीर अली अकबर जामी की पुत्री जो हमीदा बानो बेगम थी, 1541 में उनसे क्या है, विवाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसा महान सम्राट का जन्म हुआ। पूछा जाता है कि अकबर किसका पुत्र था, तो
हुमायूं का पुत्र था। शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह के मृत्यु के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान पर अधिकार करने का पुनः अवसर मिला, लेकिन जब तक शेर शाह रहा तब तक कहते हैं कि हुमायूं ने अधिकार नहीं कर पाया था। फारस के शाह की मदद से उसने अपनी शक्तियों को एकत्रित कर पुनः भारत पर आक्रमण किया। सन 1555 से पहले मच्छीवाड़ा के युद्ध में, आगे चलकर के सरहिंद के युद्ध में और सिकंदर शाह सूर को पराजित किया। मतलब कहा जाता है कि जो 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ तो आगे चलकर सरहिंद का युद्ध हुआ, फिर उसने सिकंदर शाह को सूरी को पराजित किया, जो कि शेर शाह सूरी का पुत्र था। अब 1556 का समय आ रहा है, जहाँ की हुमायूं का अंतिम समय चल रहा है, जिसमें दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियाँ थी, वहाँ पर महल था दीन पनाह नाम का। हुमायूं गिर जाता है, तो गिरने के कारण क्या है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लैनपून ने कहा है कि हुमायूं के बारे में कि हुमायूं जीवन भर लड़खाता रहा और लड़खाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था और वह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं का ये कहा जाता है कि वो हमेशा ज्योतिष में विश्वास करता था और जो सप्ताह के 7 दिन होते थे उसी के अनुसार कपड़े पहनता था। बाबर की पुत्री थी जो हुमायूं की बहन थी, गुलबदन बेगम। इन्होंने क्या किया, हुमायूं नाम लिखा था, हुमायूं नामा लिखा और हुमायूं के बारे में उसमें जानकारी मिलती है। पूछा जाता है गुलबदन बेगम ने कौन सा ग्रंथ लिखा या किताब लिखी, तो हुमायूं नामा लिखी। इसमें आगे चलते हैं, वो आता है अकबर। तो अकबर को हम देखते हैं, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राणा थे 20 साल के, यहाँ हुआ था। और इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, जो कि जो हिंदाल थे कौन, उनके आध्यात्मिक गुरु थे, उनकी पुत्री थी। अब अकबर का बचपन का नाम बरहुद्दीन था और हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में ही था। वहीं उसके संरक्षक बैरम खां और मिर्जा अबुल कासिम ने कालौन, जगह का नाम है कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 का अकबर का क्या राज्याभिषेक कर दिया। उस समय अकबर 13 वर्ष 14 माह का था। ये चीज़ पूछी जाएगी, लेकिन ये पूछा जाता है 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा 20 साल के, यहाँ उसकी जो राज्याभिषेक किया गया था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर राज सिंहासन बैठा था। अकबर के शासन को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें 1556 से लेकर के 1560 का जो काल था बैरम खां के संरक्षण काल था। और 1560 से लेकर के 1562 में जिसे पेटीकोट का शासन कहते हैं, 2.5 माह अगमा जो 2.5 माह माहिम, जिसे माहिम अंगना बोलते हैं, मतलब लेडियों का शासन रहा था, तो उसे पेटीकोट शासन बोला जाता है। फिर उसके बाद 1562 से लेकर 1601 तक प्रभुता का काल, मतलब अकबर का काल। अकबर ने जो भी निर्णय लिए अपने स्वयं की मर्जी से लिए, किसी के उसके अधीन नहीं रहा। फिर उसके बाद 1601 से लेकर 1605 संकट का काल रहा था, जहाँ जागीर के द्वारा विद्रोह किया गया था, जिसके बारे में जान लेते हैं। अब देखते हैं, सभी चीज़ एक एक करके पढ़ते हैं, चार जो विद्रोह किस प्रकार से हुए। अब 1556 से जब वो जमीन बैठा, 1560 में जो बैरम खां का संरक्षण का काल था, वह वकील के पद पर था। कौन था? बैरम खां। 1556 का पानीपत का जो युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच में, जबकि अकबर इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि अकबर उस समय छोटा था। तो बैरम खां ने इस युद्ध के लिए तैयार हो गया और उसमें युद्ध हुआ तो हेमू को पराजित किया, और हेमू को पराजित किया, साथ में ही हेमू को मार दिया गया। जबकि जो हेमू था दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, उस समय इसने अपनी एक उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके बैठा था। हेमू बिहार के शासक मोहम्मद आली शाह सूरी का सेनापति था, जिसने हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर की अनुपस्थिति में कुछ समय के लिए दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। वह विक्रमादित्य की उपाधि के साथ स्वयं को राजा घोषित किया था। यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां अंतिम शासक था। ये पूछा जाता है कि 14वां अंतिम शासक कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो वो था कौन? क्या नाम था इसका? हेमू। 1558 में अकबर ने स्वयं को बैरम खां के नियंत्रण से जो नियंत्रण में था उसको मुक्त करना चाहा, और जब बैरम खां ने उसके आदेशों की अवहेलना की, मतलब सारी चीज़ बैरम खां जो कहता था वही होता था, लेकिन फिर अकबर ने कहा कि नहीं भाई, मैं अपनी मर्जी सारे काम करूँगा। तो थोड़ी बैरम खां ने कहा जी कि बैरम खां को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो सारे निर्णय उसके अनुसार जगह। तो अकबर ने कहा था कि भाई आप तो यहाँ मेरे सलाहकार बन के रहिए, या फिर कोई दूसरा पद ले लीजिए। तो वो जो बैरम खां था वो नहीं माना, तो उसने अकबर ने उसको जो मक्का मदीना की यात्रा करने के लिए कह दिया था।
लेकिन जब वो मक्का मदीना जाता है तो क्या होता है कि उसकी बीच में ही हत्या कर दी जाती है। तो उसको पढ़ेंगे बैरम खाँ के बारे में, आगे दे रखा होगा। तो इसमें लिखा है कि बैरम खाँ द्वारा विद्रोह किया गया, परंतु तिलवाड़ा की युद्ध में अकबर ने उसे कहा हटने के लिए, मतलब उसको नियंत्रण में रहना चाहता था, वकील के पद पे था बैरम खाँ। तो तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। तिलवाड़ा का युद्ध हुआ तो उसमें कहा जाता है कि बैरम खाँ को पराजित कर दिया गया। जब पराजित हो गए तो क्या है, फिर वो उनको मक्का जाने का आदेश दिया गया, आप मक्का जाओ, वहीं पर रहिए। तो वहाँ क्या, पाटन नाम की एक जगह थी, मक्का जा रहे थे उस समय। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था मुबारक खां। मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी। कहते हैं कि एक कोई युद्ध में मुबारक खां के पिताजी की हत्या की थी बैरम खां ने, इसलिए उनकी हत्या की। अकबर ने बैरम खां की विधवा जो सलीमा बेगम थी उनसे विवाह कर लिया, तथा पुत्र जो अब्दुल रहीम था उसको पुत्र पाला। कहा जाता है कि इसने विवाह का मतलब ये नहीं था, विवाह का मतलब ये था कि जो उसका मतलब उसके यहाँ रहे और खाना मतलब जो भी उसका खर्चा पानी रहेगा वो अकबर देगा। तो इसमें कहीं कहीं लिखा है कि विवाह कर लिया था, और कहीं कहीं लोग कहते हैं कि नहीं, विवाह नहीं किया था, बस उसके जो पालन पोषण के लिए उसने व्यवस्था की थी, वो सारी चीज़ें थी। अब उसका काल आता है जो कि पेटीकोट का शासन था 1560 से लेकर 1562 के बीच में, जिसमें धाय माँ माहिम अगना जो थी, और उनकी पुत्री थी जीजी अगना, और पुत्र था आदम खां का प्रभाव रहा था। इस काल को पर्दा शासन या पेटीकोट शासन या हरम का शासन कहते हैं, यानी कि लेडीज का शासन। हरम मतलब जहाँ जो राजा का एक वो रहता था स्थान, जहाँ पर औरतें रहती थी, उसे मतलब हरम कहा जाता था। पेटीकोट शासन यानी कि जो लेडीज रहती है उनको, पर्दा शासन यानी कि सीधी सी बात है, लेडी पर्दा करती है, तो इसलिए। अब अकबर ने 1562 में इसने मुक्ति पाकर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कैसे? पेटीकोट शासन से। साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहला आक्रमण 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर किया था। बाज बहादुर एक संगीत प्रेमी थे जो मध्य प्रदेश में मालवा के रहने वाले थे। वे युद्ध में बाज बहादुर से पराजित हुआ, और उसकी पत्नी थी रानी रूपवती। उसने क्या, आत्महत्या कर ली अपने शत्रुत्व को बचाने के लिए। बाज बहादुर और रानी रूपवती दोनों संगीतज्ञ थे, और उनकी दोनों की समाधि बनी है, उज्जैन में बनी है। उज्जैन में सारंगपुर है वहाँ पर। 1562 में आमेर के जयपुर के शासक भारमल ने अकबर की जो 1562 में जो क्या हुआ कि जो आमेर के राजा थे, आमेर मतलब जयपुर में पड़ता है, वहाँ के राजा थे भारमल। तो भारमल के यहाँ जब क्या है कहा जाता है कि अकबर कहीं दरगाह, कुछ चिश्ती की दरगाह पे जा रहे थे, उनको ऐसा लगा कि कोई कहते हैं कि किसी ने कहा कि नहीं, वो मतलब हम आमेर पे आक्रमण करने के आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी हुआ, लेकिन यहाँ पर पढ़ते हैं जो भी चीज़ें। और उनकी पुत्री थी जोधाबाई। यहाँ पर हरखाबाई का विवाह अकबर से कर दिया गया, जहाँ जहांगीर का जन्म हुआ। मतलब अकबर और जो जोधाबाई थी उसके जो मिलन से कौन हुआ, जहांगीर का जन्म होता है। जोधाबाई को मरियम उज्जमानी की उपाधि दी गई थी। फतेहपुर सीकरी में मरियम का महल है, फतेहपुर सीकरी आपको भी जाएंगे तो। और आगरा में जोधाबाई का महल बनाया गया। अकबर ने भारमल के पुत्र जो भगवान दास था, पौत्र मान सिंह को प्रशासन में उच्च पद दिया। अब देखो किस सगाई संबंध हो जाते हैं तो उसके बाद में जो नेता हो या कोई भी हो, सबको ऊंचे ऊंचे पद मिल जाते हैं। तो 1564 में अकबर ने जो गौड़ कटंगा था, गौड़वाना, वो जीता। वहाँ की रानी थी दुर्गावती। दुर्गावती का जो पुत्र था, अलवयस्क पुत्र था वीर नारायण, जबकि इसके जो कहता पति थे दुर्गावती के, वो पहले ही खत्म हो गए थे। तो जो वीर नारायण के संरक्षक उनके शासक कर रही थी। जबकि कहते हैं रानी वहाँ पे खूब बहादुर सी लड़ी थी, लेकिन वहाँ पे एक नाला था, उस नाले में पानी भरने के वजह से रानी हार गई, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली अंत में 1564 में। अब 1567 का समय आता है। अकबर ने चित्तौड़ की विजय की, जहाँ का शासक राणा उदय सिंह था। चित्तौड़ का शासक था, और उदय सिंह के जो सरदार थे जयमाल व कांता बहादुर श्रेष्ठ। कहते हैं कि जो चित्तौड़ का युद्ध हुआ था उसमें जो राणा उदय सिंह के जो सरदार थे, एक था जयमल, दूसरा था कांता बहादुर श्रेष्ठ। तो इनकी बहादुरी से क्या है, अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। तो इसकी बहादुरी प्रभावित होकर उसने क्या है, आगरे के किले में उनकी मूर्तियाँ लगवाईं। अकबर ने यहाँ बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया था, चित्तौड़ में जब उसने युद्ध किया उस समय। अब 1572 में अकबर ने कृषि और व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण गुजरात को जीता। और कहते हैं कि जो दक्षिण की विजय मानी जाती है गुजरात जो अकबर की, वह गुजरात मानी जाती है। कहते हैं कि अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा था, तो पहली बार समुद्र उसने गुजरात में देखा था।
और उसकी यहाँ पर जो मुलाकात हुई थी पुर्तगालियों से हुई थी। और क्वेश्चन ये आता है कि अकबर ने दक्षिण में कौन सी विजय की थी, तो गुजरात विजय की थी। 1574 से लेकर के 1576 तक अकबर बिहार और बंगाल की विजय प्राप्त की थी। 1576 में अकबर ने हल्दीघाटी के युद्ध में मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा प्रताप को पराजित किया था। यद्यपि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत रहे थे, लेकिन किंतु अंत में तो क्या हुआ कि स्वयं अकबर के युद्ध में भाग लेने की खबर हुई, तो खबर से क्या हुआ, महाराणा प्रताप की सेना थी, उसकी सेना का मनोबल टूट गया और वह हार गए। इस समय क्या है, जो महाराणा प्रताप थे उनके बचाने के लिए एक व्यक्ति थे माना झाला ने स्वयं को महाराणा प्रताप के रूप में पेश करके महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए सहयोग दिया और स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गया। इस युद्ध में जो अकबर की सेना का नेतृत्व किया था वो मानसिंह ने किया था। मानसिंह जैसे कि आमेर के राजा थे, उनका पुत्र वगैरह रहा। और 1586 में अकबर ने कश्मीर की विजय की। कश्मीर उत्तर भारत में पड़ता है। वहीं 1590 में सिंध की, 1592 में उड़ीसा की और 1595 में बलूचिस्तान की। 1595 में कंधार के गवर्नर ने बिना युद्ध किए अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जो पंजाब के गवर्नर थे कंधार के। अब 1600 का समय आता है। 1600 समय में क्या हो रहा था कि इस समय अकबर ने अहमदनगर किले पर अधिकार कर लिया था और वहाँ की शासिका कौन थी, जो चांद बीवी थी। पूछा जाता है कि अहमदनगर पर कब आक्रमण किया अकबर ने, तो 1600 में किया था। वहाँ की शासिका का नाम पूछा जाता है। 1601 में अकबर का अंतिम अभियान अस्सीगढ़ का अभियान था। कहा जाता है कि इस अस्सीगढ़ मतलब मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, वहाँ पे किले में प्रवेश किया था। तो कहा जाता है कि अकबर तो वहाँ पर प्रवेश नहीं करा था, लेकिन वहाँ पर उसने पैसे दे करके ताला खुलवाया था। मतलब जैसे महल को बंद कर देते हैं पहले राजा महाराजा को, तो उसमें पे अंदर जाने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन इसमें एक यहाँ पे कहा गया है कि अकबर ने सोने की चाबी से खोला था। सोने की चाबी का मतलब ये था वहाँ पर कि वहाँ पर उन्होंने जो महल था, महल में जो भी लोग रहे उनको धन दिया। धन देने के बाद वहाँ पर जब उसका दरवाज़ा खुला महल का, तो उसके बाद में ही वो अंदर प्रवेश कर पाए। तो ये इस समय इस दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मतलब किसको, असीरगढ़ को। आगे चलते 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। 1563 में तीर्थ प्रथा का अंत समाप्त कर दिया और 64 में जजिया का समाप्त कर दिया। तो तीनों चार चीज़ पूछी जाती हैं कि कब कब समाप्त कर दिया गया, तो दास प्रथा और तीर्थ यात्रा और जजिया का। अकबर की धार्मिक नीति का मुख्य उद्देश्य सुलह कुल मतलब सभी के साथ में शांतिपूर्ण व्यवहार की नीति थी। अकबर ने सभी धर्मों में विद्वानों की चर्चा के लिए 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था धर्म के बारे में सत्यता को जानना। इसके बाद में 1579 में मजहर की घोषणा की। मजहर का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। पूछा जाता है कि मजहर का जो प्रारूप था किसने तैयार किया, शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर की घोषणा अकबर को धर्म के मामले में श्रेष्ठ मतलब सर्वोच्च बना दिया था। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं धर्म के लिए, तो जो अकबर कहेगा वो सबसे मान्य होगा। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में दीन इलाही की स्थापना की, जिसका प्रधान पुरोहित अब्बुल फजल को बनाया। हिंदुओं में सिर्फ बीरबली थी जिन्होंने इसे अपनाया था। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। अकबर ने जैन विद्वान, पूछा जाता है कि अकबर ने किस जैन विद्वान को जगत गुरु की उपाधि दी थी, तो उनके विद्वान का नाम है हरविजय सूरी। अकबर के दरबार में ईसाई मिशनरी आया था, जिसमें फादर एक्वाबिमा और मानसरेत थे। अकबर ने मानसरेत को, जो अपने पुत्र मुराद का था, वो शिक्षक नियुक्त किया था मानसरेत को। ये कौन थे, ये ईसाई मिशनरी थे। अकबर के दरबार में नौरत्न रहा करते थे जो निम्न थे, जिसमें बीरबल का नाम आता है, मानसिंह का नाम आता है, तानसेन का नाम आता है, तोडरमल का नाम आता है, अब्बुल फजल का नाम आता है, अब्दुल रहीम खान खाना का नाम आता है, फैजी का नाम आता है, हकीम का नाम आता है और मुल्लादो प्याजा। इनमें से बीरबल प्रमुख था, जिसकी मृत्यु 1586 में यूसुफ जाइयों के जो विद्रोह दबाने के समय में हो गई थी और अकबर को बहुत दुख हुआ था इस वजह से। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी। तानसेन इसके दरबार में प्रसिद्ध संगीतक थे, जिसे अकबर ने
कंठा भंस वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी और उनके गुरु हरिदास थे तानसेन थे। टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था सुधार किए थे और अकबर ने 1580 में दहसाला पद्धति या बंदोबस्त की स्थापना की, जिसे टोडरमल ने बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। अब्बुल फजल प्रसिद्ध विद्वान था जिसने अकबरनामा व आईने अकबर की रचना की थी। अब्बुल फजल ने फैजी अकबर का राजकवि था और ये अनुवाद विभाग का प्रमुख था। अकबर के शासनकाल में साहित्य और कला का अभूतपूर्व विकास हुआ था। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जिसका प्रमुख फैजी था। नकीम खां, अब्दुल कादिर बदायूं तथा शेख सुल्तान ने रामायण व महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। महाभारत का नाम रजनामा मतलब युद्धों की पुस्तक रखा था। रजनामा मतलब उसका रजनामा मतलब बोलते हैं कि युद्धों की पुस्तक। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादत नाम से किया था और मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश के नाम से किया था पंचनामा का। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अर्थवेद को, मुल्ला साहब मोहब्बत ने रायत रंगणी व अब्दुल रहीम खान खाना ने तुझके बाबरी, फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। फैजी ने नल दमयंती मतलब कथा थी उसका फारसी अनुवाद किया था सहेली नाम से। अकबर के शासनकाल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के समय में ही क्या था, समकालीन जो कवि थे वो कवियों में जैसे संत तुलसीदास जी का नाम आता है जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। अकबर के शासनकाल में चित्रकला की दृष्टि से प्रगति का काल माना जाता है। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आने अकबरी में अकबर के दरबार में 15 श्रेष्ठ चित्रकारों का उल्लेख किया है, जिसमें दशावंत और बसावंत प्रमुख हैं। दशवंत ने आत्महत्या कर ली थी। अकबर ने सीधी कलम की उपाधि अबू समद जो थे वो चित्रकार उनको दी थी तथा जरी की कलम की उपाधि जो मोहम्मद हुसैन थे कश्मीरी उनको दी थी। अकबर के शासनकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हुआ था। अकबर के समय में बनी पहली इमारत दिल्ली का हुमायूं मकबरा, जिसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, ये अकबर के समय में था। और अकबर ने कुछ किले बनवाए थे, इसमें आगरा, इलाहाबाद और लाहौर के किले का निर्माण हुआ था। पूछा जाता है अकबर ने कौन कौन से किले बनाए थे। तीनों किलों के नाम आते हैं, एक चौथा किला दे दिया जाता है, उसे छंडा रहता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग इस नाम से याद रखते हैं, अलाई अलाही मतलब आगरा, लाहौर और इलाहाबाद। 1570-71 के लगभग 70 में शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में उसने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी बनाया और वहाँ दीवान आम, दीवान खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल इत्यादि इमारतों का निर्माण करवाया था। अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 176 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। चार बाग जो बनाने की पद्धति है वो अकबर के समय में ही शुरुआत हुई थी। अकबर के शासनकाल की प्रमुख व्यवस्था मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समय में ही 1602 में जहांगीर ने विद्रोह कर दिया। पिता के शासनकाल में पुत्र द्वारा विद्रोह करने की शुरुआत अकबर के समय से ही शुरुआत मानी जाती है। जहांगीर के इशारे पर वीर सिंह बुद्देला द्वारा जो दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे जो अब्बुल फजल थे उनकी हत्या कर दी गई, जिनकी समाधि जो आंतरी में है, आंतरी का है मध्य प्रदेश के सीपरी में है, वहाँ पर इनकी राजधानी है। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई और उस समय आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। अब आगरा में जाएंगे तो वहाँ सिकंदरा है, उसी में दफनाया गया था। 1583 में अकबर ने एक नया कैलेंडर जारी किया जिसे इलाही सम्मत कहा जाता है। अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था और विधवा विवाह का प्रोत्साहन किया था। अकबर ने लड़कों के विवाह को न्यूनतम 16 वर्ष, वहीं लड़कियों की विवाह की जो आयु थी वो 14 वर्ष निर्धारित की थी। और यहाँ तक है, ये अपना अकबर ख़त्म हो गया। उसके बाद जहांगीर स्टार्ट होता है, तो जहांगीर अगले लेक्चर में देखेंगे।